जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज हम बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? आज बात करेंगे राजस्थान इतिहास। और राजस्थान इतिहास जो है, इसके अंदर हमारे पास में आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। जब आप उसके बारे में सुनेंगे कि इस टॉपिक का नाम क्या है, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। तो आप सुनना चाहेंगे? बताइए। अगर आपको सुनना है तो आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत। क्या रहेगा? राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत। राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत जो है, अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास में बहुत सारे स्रोत मिलते हैं। कहीं आपको अभिलेख मिलेंगे, कहीं आपको सिक्के मिलेंगे, कहीं आपको ताम्रपत्र मिलेंगे। स्क्रीन नहीं दिख रही है, क्या लिखा है? एक मिनट देना मेरे को। देखो कैसे हो सकता है, मेरे को तो सही दिख रहा है। हाँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि अलग अलग चीजें मिलती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको अभिलेखों के अंदर जानकर हम साक्ष्य से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमें बेराट सभ्यता है, वहां से भाब्रू शिलालेख मिला, अशोक मौर्य की जानकारी दे देता है। सिक्के मिले हैं, तो सिक्कों से हमें पता चल जाता है। सिक्के सबसे पहले जैसे सोने के सिक्के जारी करने वाला कुषाण वंश था। शीशे के सिक्के जारी करने वाला सातवाहन वंश था। चमड़े का सिक्का जारी किया था वह व्यक्ति जिसने अरे हुमायूं की जान बचाई थी, निजाम भिश्ती। सिक्कों का अध्ययन जो है वो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, मुद्रा शास्त्र। वह लाइट बठू आवेगी क्लास। हाँ, ठीक है। हाँ, गुरजीत चालवा दो, झनकार उठवा दो। तो अपने बात करेंगे, इसके अंदर साहित्यिक स्रोत भी हो सकते हैं, कुछ इतिहासकारों ने भी बताए हैं, अभिलेख भी बताए हैं जो शुद्ध रूप से हमें मिले हैं। तो राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत जो टॉपिक आता है हमारा, वो किस इतिहास में आता है? इतिहास जो है वो 3 भागों में बटा है। तो इसको हम जोड़ते हैं प्राचीन इतिहास में। इसमें जोड़ते हैं प्राचीन। हाँ, ठीक है, भेज दे प्राचीन इतिहास। अब प्राचीन इतिहास जो है, इसके अंदर हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में जो स्रोत मिलते हैं वो है, एक नंबर तो है अभिलेख। मन बेस फटाफट। अभिलेख। और अभिलेख, या मैं इसके ऊपर बात करूं सिक्के, या मैं बात करूं ताम्रपत्र, या मैं बात करूं साहित्यिक स्रोत। ऐसी चीजें जो आपको राजस्थान के बारे में बताए कि राजस्थान क्या है। और अपने पास में सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों में जो हम बात करेंगे वो आएगी अभिलेखों की। अभिलेख जो है वो किस पर लिखाए जाते थे? उन्हीं को क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर। ऐसे नहीं शिला की जवानी, ना 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 ना। शिला का मतलब होता है पत्थर। इनकी शुरुआत सम्राट अशोक मौर्य के द्वारा की गई। अब होता है एक तो शिलालेख, एक होता है स्तंभ लेख, एक होता है गुहा लेख। अपने इसके बारे में भी बात करते हैं। चलो थोड़ा सा आप इसको नोट करते जाएंगे साथ साथ, और अपने इसके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? हाँ, देखो, हम सबसे पहले बात करें, एक तरफ तो हमने लिख दिया अभिलेख, ठीक है, और एक तरफ मैंने लिख दिया सिक्के। राजस्थान में अलग अलग रियासतों में अलग अलग सिक्के चलाए गए थे। कोई विजयशाही सिक्के थे, कोई गुमानशाही सिक्के थे, कोई स्वरूपशाही सिक्के थे, कोई तमच्चाशाही सिक्के थे, कोई झाड़शाही सिक्के थे। बहुत सारी चीजें हैं, आपको याद करना है। तो पहला प्रश्न बनता है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रश्न क्या आया? सिक्कों का अध्ययन। तो आपका उत्तर रहेगा न्यूमिस्मेटिक्स। ये क्या है? सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। और इसे मुद्रा शास्त्र कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? मुद्रा शास्त्र। ये पहला प्रश्न हमारा बन गया। अब आपसे कोई पूछे अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभिलेख जो है, इनका अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अब कोई पूछे कि भाई अभिलेख जो है, देखो ऐसे अभिलेख, ऐसे अशोक, तो इनकी शुरुआत किसके द्वारा की गई?
शुरुआत अशोक मौर्य, यानी अशोक मौर्य जो थे उनके द्वारा जो है इनकी लगभग शुरुआत जो है वो की गई थी। अब इनके समय, अशोक मौर्य के समय हमें अलग अलग लेख मिले हैं, शिलालेख मिला है, स्तंभ लेख मिला है, गुहा लेख मिला है। तो इसके बारे में अपने बात करते हैं कि इनके जो थे उनमें क्या क्या आते हैं। एक आता है शिलालेख, एक आपके पास लिखा आएगा कभी स्तंभ लेख, एक आपके पास लिखा आएगा गुहा लेख। और देखो ये मानव प्रवृत्ति है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई मंदिरों में जाते हैं, कोई नया घर बनता है, वहां लिख देते ना फलाना संग लव फलानी, मतलब लिख देते ना राजा को रानी, राजा संग रानी, बहुत सारा नाम। हाँ, एक बार तो पुच्छ की देवी संग घमंडा राम, अरे मैं खुद देखियो। हाँ, तो ऐसे नाम भी मिल सकते हैं आपको। तो क्या होता है कि वो शिलालेख, पत्थर जब मकान नया बनता है उस पर दिल बना देते थे, वो तीर, वो आदत है, मानव प्रवृत्ति है, सिखाई नहीं गई, ये हमारे खून में पूर्वजों से ही चली आ रही है, लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शिलालेख क्या हो गया, शिला पर उत्कीर्ण। ठीक है, फिर है स्तंभ लेख। अब स्तंभ, स्तंभ माने होता है खंबा, तो खंबे पर उत्कीर्ण हो जाएगा, खंबे पर उत्कीर्ण। अब आपसे पूछे गुहा लेख, गुहा बोलते थे गुफा को, किसको बोलते थे, गुफा को। तो गुफा पर उत्कीर्ण। अब क्या है कि इसी के अंदर हमारे को बिल्कुल, हाँ नमस्कार सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप ऐसे कहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब क्या होता है, एक होती है किताबों में पढ़ते हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसने लिखी, राज सिंह प्रशस्ति किसने लिखी। प्रशस्ति क्या होती है, हमारे से कोई पूछे नोट लगा के लिख लेना ये अन्य बातें। प्रशस्ति, प्रशस्ति होती है राजा की प्रशंसा में लिखी गई, राजा की प्रशंसा में लिखी गई, ये प्रशस्ति होती है। अब आपसे कोई पूछे, कोई जैसे मूर्ति का लेख होता है उसे क्या कहेंगे, मूर्ति लेख कहेंगे, जो मूर्ति के पास होता है। ठीक है, एक आता है मूर्ति लेख, ये किसके पास होगा, मूर्ति के पास। जी, ये भी हमें याद हो गया, मूर्ति लेख मूर्ति के पास। और एक होता है पट लेख, क्या होता है, पट लेख। हाँ, सभी क्लास लगेगी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, मैथ की, इंग्लिश की, सभी जो क्लासेस होती है, जो भी आपका सिलेबस रहेगा उनकी सब क्लासेस होती है, ध्यान रखना। अब होता है पट लेख, क्या होता है, किसी स्थान पर लगा देना। जैसे अपने जाते थे श्याम पट, स्कूल में क्या होता था, श्याम पट होता था, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, होता था, उस पर चौक से लिखते थे, उसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो पट लेख होता है किसी भी स्थान पर लगा देना। पट लेख किसी स्थान पर लगा देना, यानी मैं ऐसा कहूं, एक बोर्ड टाइप, ठीक है ना, आप आसानी से समझ सकते हैं, बोर्ड टाइप। इधर एक हमारे पास में होता है ताम्र पत्र, क्या होता है, ताम्र पत्र, जो हमारे को काम में लिया जाता है याद करने के लिए। तो जो है पुरातात्विक स्रोतों में, एक हमारे पास अभिलेख हो गया, एक हमारे पास सिक्के हो गए, इसके अलावा अपने और बात करेंगे, इन्हीं में अपने कई बार और चीजें याद कर लेते हैं। ताम्र पत्र या दान पत्र भी जिनको बोलते हैं, ठीक है, उन पर भी कुछ कुछ हमें लिखा हुआ मिला है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा आता है मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तीसरा जो है उसमें क्या पॉइंट आता है हमारे पास में, 3 नंबर पॉइंट है मृद भांड। जी गुरुजी, ये क्या होता है मृद भांड, मृद माने मिट्टी, मृदा बोलते हैं ना, मृदा, मृदा का मतलब क्या होता है, मिट्टी। ठीक है, और भांड, अपने कई बार कहते हैं अरे घर में भांडा है कोनी, ठीक है, एक बर्तन लाना, उसको बोलते हैं मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। ये भी हमें सभ्यताओं से मिले जिनसे पता चलता है
भी, जैसे कहीं पर लाल काले रंग के मृद भांड मिले हैं, कहीं पर नीले और लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, उनका पता चलता है। इसमें क्या है, 3 प्रकार होते थे, निम्न, मध्य और उच्च। क्या होते थे? 3 प्रकार, निम्न, मध्य और उच्च। अब इसमें क्या है कि तीनों में अलग अलग कलर को बताना है। यहां पर कौन सा हो सकता है भी, काला और लाल, तो ये आ जाएगा निम्न में, लाल और काला मध्य में। देखो यहां क्या है, काला और लाल, ये इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर अपने पढ़ेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, लाल काला। और इसमें जब अपने बात करते उच्च वाले में, तो धूसर रंग का प्रयोग, किसका प्रयोग किया जाता था? धूसर रंग का प्रयोग। या जो बर्तन वगैरह मिले हैं उनमें हमें कई बार जो है कि कोई काली रेखाएं जो है उनके बारे में पता चलता है। अब राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए, हमें इन चीजों के बारे में जानने के लिए कहां जाना पड़ेगा? कोई संग्रहालय जाना पड़ेगा। जो संग्रहालय कहाँ है? सबसे पहले याद करना है कि भारतीय पुरातत्व विभाग जो था उसकी स्थापना कब हुई, उसके जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उसको माना जाता है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उसके बारे में बात करेंगे। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। अब ये देश को आजादी से पहले स्थापना हुई है जीवड़ा, ऐसा नहीं है कि ये बाद में हुई है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में। संस्थापक या जनक जिसको बोल सकते हैं वो है अलेक्जेंडर कनिंघम, या ज्यादातर इनका नाम जो है वो एक कनिंघम महोदय लिखा आता है। ठीक है ना? हाँ, याद रखना। अब कोई पूछे एक प्रश्न, जैसे कोई भी अरे प्रश्न आता है तो उसका मुख्यालय पूछा जाता है। मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। जैसे हमसे क्या राजस्थान में प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली है, इसकी एक विज्ञान की शाखा है वो देहरादून उत्तराखंड में है। प्रश्न क्या आता है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी और एक है राजस्थान साहित्य अकादमी, तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य अकादमी बीकानेर, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो इसका जो वर्तमान मुख्यालय है, ऐसे लिख देता हूं मैं यहां पर, वर्तमान मुख्यालय जो है इसका वो कहां है? नई दिल्ली में है। अब आपसे कोई पूछे इसकी जो विज्ञान की शाखा है इसी विभाग की, इसकी विज्ञान की शाखा, इसकी जो है विज्ञान की जो शाखा है वो कहां पर है? देहरादून में है। शाखा कहां पर है? देहरादून में है। ये आपको याद रखना है कि इसकी शाखा कहां है? देहरादून में है। देहरादून कहां है जी? उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। जब भूगोल पढ़ोगे ना तो नीति दर्रा, माना दर्रा इसके लिए प्रमुख जाने जाते हैं। अब इसका क्या है, इसी शाखा का पुनर्गठन हुआ 1902 में। पुनर्गठन कब हुआ? 1902 ईस्वी में। और अब इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे इंग्लैंड के जॉन मार्शल। क्या था? इंग्लैंड के जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे प्राचीन सभ्यता है। क्योंकि उनका एक समाचार पत्र आया जिसका नाम था लंदन वीकली। क्या नाम था? लंदन वीकली। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। एक एक पर्सन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो पुनर्गठन किसने किया था? ईस्वी में इंग्लैंड के जॉन
मार्शल द्वारा। अब ये इसके अध्यक्ष बन गए। ठीक है, जॉन मार्शल कौन है, आपसे प्रश्न पूछा जाए तो नोट लगा के लिखना। जॉन मार्शल ने 1921 ईस्वी में लंदन वीकली समाचार पत्र के माध्यम से बताया कि सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। यानी वैदिक काल से भी जो है, सबसे वैदिक सभ्यता से भी पुरानी जो सभ्यता है वह कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि जो ईरानी लोग आए थे वह सिंधु नदी के उधर जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहने लगे, क्योंकि वो सैको है बोलते थे। आप कभी मारवाड़ जाओ ना, हूं सोरो नोट नहीं लियो, हूं तो होरो नेट लियो, होरो नोट ले, सोरो होरो, वो सो की जगह होरो नोट ले, क्या बोलेंगे, हाबुण खटा है ना, बता नहीं बोलेगा हाबुण खटा है, अगला हाथ हाथ चालो, हाथ हाथ। ठीक है, तो ये बातें जो है वो सैको है बोलते, मारवाड़ में आज भी देखने को मिलता है ये सब। हाँ, थान कौन ध्यान के जार देख लो फिर। हाँ, राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य जो हुआ था वो 1871 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, ACL कालाइल महोदय के द्वारा, आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये उतार लिया, आगे चलते हैं। क्या करोगे अब, राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण, राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य, राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य कब किया गया था, 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। कब किया गया था, 1871 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, ACL कालाइल महोदय के द्वारा, ACL कालाइल महोदय के द्वारा किया गया। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूरा नाम भी पूछो जा सका है। जिनका जो था अर्चिबल चैंपवेल, क्या नाम था, अर्चिबल चैंपवेल। मतलब ACL का मतलब क्या होता है, अर्चिबल चैंपवेल कालाइल, इस प्रकार से इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये जो है इंपोर्टेंट प्रश्न है, गत वर्षों की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इन्होंने जो है जो सर्वेक्षण किया था वो कहां पर किया था, भाबरू के शिलालेख जो था, जो बेराट में मिला था वहां पर किया। उस भाबरू का जो शिलालेख है उसका जो एक पार्ट है वो 1837 में कैप्टन बर्ट ने खोजा था, और दूसरा भाग जो है वो इन्हीं के द्वारा खोजा गया। ठीक है, मैं दोबारा यहां लिखता हूं नोट लगाकर, भाबरू शिलालेख कहां से, भाबरू शिलालेख कहां से, बेराट सभ्यता से, बेराट सभ्यता। भाबरू शिलालेख किस जिले में है वर्तमान में, कोटपुतली बहरोड। बेराट को ही विराटनगर कहा जाता है। तो भाबरू शिलालेख पहली बार 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने खोजा, और 1871 ईस्वी में यहां पर कालाइल महोदय ने, 1871 ईस्वी में
दूसरी बार सर्वेक्षण कार्लाइल महोदय ने किया। तो ये आपको याद रखना है। अब भारतीय पुरातत्व विभाग 2019 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में शिलालेखों की जो संख्या है वो लगभग 162 बताई गई है। ठीक है, लिखते हैं अपने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्ट के अनुसार शिलालेखों की राजस्थान में कुल संख्या 162 बताई गई। भी राजस्थान में जो शिलालेख है वे 162 है। इनमें से जो सबसे नवीनतम शिलालेख है वो 2019-20 में खोजा गया था, जिसको घोइन शिलालेख या धोइन शिलालेख कहते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, भाबरू शिलालेख बिज्जक की पहाड़ी से मिला है। आपसे कोई पूछे किस पहाड़ी पर मिला है तो आपका उत्तर होगा बिज्जक पहाड़ी, क्योंकि यहां पर बिज्जक पहाड़ी भी है, गणेश डूंगरी भी है, महादेव डूंगरी भी है। तो ऐसे आपसे यहाँ पर कुछ पहाड़ियां पूछी जा सकती है। मौर्य कालीन महाभारत कालीन संस्कृति का अवशेष है, तो वो आपको याद रखना है, तो नोट कीजिएगा इसको। सबसे नवीनतम शिलालेख, देखो राजसमंद जिले से जो बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो इंपोर्टेंट है। जैसे एक बार मेला पूछा गया, फुट्टा देवल का मेला राजसमंद में, जल संसेरा देवी रेल मगरा राजसमंद में। तो उसी प्रकार सबसे नवीनतम शिलालेख कब मिला हमको? 2019-20 ईस्वी में, 2019 में या 20 में मिला, कौन सा है? इसे दोहिन शिलालेख कहते हैं, कई जगह गोहिन शिलालेख मिलता है। तो ये जो शिलालेख है ये किस जिले से मिला है? राजसमंद जिले से। और जब राजसमंद की बात आती है तो आपको याद होना चाहिए कि राजसमंद राजसमंद झील के नाम पर बना हुआ है। 1679 ईस्वी का भी लेख है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय का है। राज सिंह ने ही गोमती नदी का जल रोककर राजसमंद झील बनाई थी, और यहां पर सबसे जो है बड़ी संसार की प्रशस्ति राज प्रशस्ति जो है वो भी लगी हुई है उत्तरी भाग पर, जिसे नौ चौकी की पाल कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए। 1679 ईस्वी का
शिलालेख, महाराणा राज सिंह के समय का शिलालेख। क्योंकि मेवाड़ के जो महाराणा थे राज सिंह, जो औरंगजेब के विरोधी थे, ये 1652 से 1680 ईस्वी तक मेवाड़ के महाराणा रहे। राजस्थान के प्राचीन शिलालेखों की भाषा संस्कृत थी और लिपि कहीं जगह महाजनी मिली है, कई जगह नागरी मिली है, कई जगह ब्रह्म लिपि भी आपको यहां पर मिली है। हाँ, धोइन शिलालेख पवन वर्मा, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। ठीक है, तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, राजस्थान के प्राचीन जो शिलालेख थे उनकी भाषा क्या थी? राजस्थान के प्राचीन शिलालेखों की भाषा। अब ये तो बात सीधी सी साधारण है, सबसे पहले जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत हुआ करती थी। तो राजस्थान के प्राचीन शिलालेखों की भाषा कौन सी है? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत जिस विद्यार्थी को आती है ना, वह कहीं पर भी नौकरी पा सकता है, भारत में कहीं पर भी। क्योंकि हिंदी तो अलग अपने राजस्थान में या उत्तर भारत में रहेगी, लेकिन संस्कृत पूरे, चाहे उड़ीसा चले जाओ, कहीं चले जाओ, संस्कृत संस्कृत ही है और वो पूरे भारत में बोली जाती है, कहीं पर भी कमाकर खा सकता है। ठीक है, अब शिलालेखों की लिपि अगर आपसे पूछा जाए, ये तो थी भाषा, अब पूछे कि लिपि कौन सी थी, ये प्रश्न भी बनता है। अच्छा प्रश्न है ये भी, जैसे भाषा एवं बोली में भी पूछा गया था। ठीक है, तो महाजनी, नागरी, ब्रह्मलिपि, तो वो आपको याद रखना है। महाजनी, नागरी, ब्रह्म या बाह्य लिपि, जिसको अरे बाह्य लिपि के नाम से भी जाना जाता है, वो आपको याद रखना है। इसी को मैं यहाँ छोटा सा करके लिख देता हूं इस प्रकार से। ठीक है, चलो ये आपको याद रह जाएगा। ये जैसे अपने कई बार पढ़ते हैं कि राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है, हम हिंदी भाषा की लिपि में देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। उसी प्रकार राजस्थानी भाषा की लिपि जो है वो मुंडियार लिपि है, एग्जाम में पूछा गया। उसी को महाजनी लिपि भी बोलते हैं, लकीट घसीट लिपि भी बोलते हैं। तो आपको दोनों याद रखना है। देखो, हिंदी भाषा जो है, हिंदी भारोपीय परिवार है। कौन सा परिवार है? भारोपीय परिवार की भाषा है, उसे हिंदी कहते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि और प्रश्न आए राजस्थानी भाषा की लिपि। तो राजस्थानी भाषा की लिपि और हिंदी भाषा की लिपि में आपको उत्तर याद रखना है, देव नागरी लिपि। कौन सी है? देवनागरी लिपि। राजस्थानी भाषा की लिपि में याद रखना है मुंडियार लिपि, या इसी को महाजनी, ठीक है, लकीट घसीट लिपि भी कहा जाता है। वो आपको भाषा एवं बोली का जब टॉपिक पढ़ते हैं अपने कला एवं संस्कृति में, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों प्रश्नों में ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। हिंदी भाषा वैसे आपको याद ही रहती है। राजस्थान में सबसे नवीनतम शिलालेख है वो आपने पढ़ ही लिया है। अब अपने बात कर लेते हैं इतिहास जो है उसका जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है उसे क्या कहते हैं? अभिलेख कहा जाता है, जिसके अंदर हम कोई भी किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि वो जैसा है वैसा ही हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, हाँ हाँ, ब्राह्मी, बिल्कुल, भारत लिपि बोल दो, ब्राह्मी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे। पंजाबी वाले पंजाबी वालों के लिए भी स्कोप है, लेकिन कम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक मौर्य ने लेख
लिखने की कला, अशोक मौर्य जो है इनके द्वारा जो लेख लिखने की कला है या शिलालेख लिखने की जो कला है ये ईरान पर्शिया से सीखी गई है। ठीक है, अशोक मौर्य लेख लिखने की कला ईरान बोल दीजिए या हम पर्शिया, ईरान से सीखी। हम ये लिख सकते हैं कि भारत में अभिलेखों की शुरुआत, भारत में अभिलेखों की शुरुआत अशोक मौर्य द्वारा। भारत में अभिलेखों की शुरुआत किसके द्वारा? अशोक मौर्य के द्वारा। ठीक है, अब हमारे पास में प्रश्न अच्छा बनता है कि अभिलेख जो है इतिहास का सबसे शुद्ध स्रोत है। ठीक है, अभिलेख क्या है? आपसे पूछे अभिलेख इसे क्या कहोगे? इतिहास जानने का सबसे शुद्ध स्रोत है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि हम भारत में रहते हैं, भारत को हम इंडिया कहते हैं, उसको हिंदुस्तान भी कहते हैं। क्या कभी आपने सुना है भारत का सबसे प्राचीन नाम आर्यवर्त था? उसके बाद जम्बू द्वीप भी कहा गया, इसे ती एन चू भी कहते हैं, इसे सिंधु को भी कहते हैं। और अभिलेख जो है वो सबसे अच्छे स्रोत इसलिए माने गए हैं कि अभिलेखों में संशोधन नहीं किया जा सकता, इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जब इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता तो हमारे लिए अच्छी बात है, यही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब हम ये बात करके गए कि शिलालेख क्या होता है, जो पत्थर पर चट्टान पर कहीं पर भी उत्कीर्ण हो सकता है। प्रशस्ति क्या होती है? किसी राजा या व्यक्ति की या वंश की किसी की प्रशंसा की गई है। ठीक है, शिलालेख जो हमें लगभग किस में मिले हैं? वो संस्कृत भाषा में मिले हैं। स्तंभ लेख क्या होता है? जो खंबे पर लिखा गया है। गुहा लेख क्या होता है? जो हमें गुहा या गुफा जिसको बोल सकते हैं, जैसे हम मेवाड़ का एक राजवंश है गुहिल राजवंश, उसके संस्थापक है गुहादित्य। तो उनको गुहादित्य क्यों कहा गया? क्योंकि उनका जन्म जो है वो एक गुफा में हुआ। उनकी माता जो थी वो गर्भवती थी, तो उन्होंने एक गुफा में जन्म दिया था, तब उनको अरे गुहादित्य कहा जाने लगा। फारसी शिलालेख होते हैं जो फारसी भाषा में है। अब आपसे कोई पूछे जी ताम्र पत्र क्या होता है? राजा या रानी द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा दान में दी गई, जो क्या कहते हैं दान में दी गई कोई चीज होती थी, उसको तांबे पर उत्कीर्ण करते थे, उसको हम जो है ताम्र पत्र कहते थे। जैसे एक थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण बताऊं, चित्तौड़गढ़ का जो किला है वहां पर रानी कर्मावती, प्रश्न आया था रानी कर्मावती के जोहर का उल्लेख मिलता है, तो आप कहोगे रानी कर्मावती के जोहर का उल्लेख पुर के ताम्र पत्र में कहा मिलता है? पुर के ताम्र पत्र में। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं ताम्र पत्र के द्वारा। पर्शिया से ब्लू पोट्री, हाँ बिल्कुल, जो पहले कलाएं थी वो सारी पर्शिया ईरान की थी। वहां से फिर मुगल बादशाह जो थे वो लगभग लाहौर लेकर आए, लाहौर से फिर हम धीरे धीरे सब चीजें राजस्थान में ले आए। जैसे बंधेज कला है, जैसे उस्ता कला है, ब्लू पोट्री कला है, मीनाकारी कला है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जैसे जरी का कार्य था वो सूरत से लेकर आए, क्योंकि सूरत के अंदर अरे जो है फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो वो चीजें कोई कोचीन से, सूरत से, केरला से, ऐसे बाहर से ही ज्यादा चीजें हमारे पास में आई है। ठीक है, हाँ। हम्म, ताम्र पत्र के बारे में दोबारा बता रहा हूं, तांबे के पत्र पर उत्कीर्ण। ठीक है, जैसे मैंने बताया, नोट लगाकर लिखना इंपॉर्टेंट है। रानी रानी कर्मावती के जोहर का प्रमाण क्या लिखोगे? पुर का
ताम्र पत्र। रानी कर्मावती के जौहर का जो है प्रमाण है वो पुर का ताम्र पत्र हमें देता है। राजा रानी या किसी व्यक्ति द्वारा जो दान में दी गई हो बातें, उन चीजों को ताम्र पत्र पर लिखते थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ करता था, राजा रानी व्यक्ति के द्वारा दान या जौहर के प्रमाण जो हमें मिले हैं वो हमें ताम्र पत्रों से मिले हैं। ठीक है, हाँ अचल में ना। ठीक है, तो अब अपने यहां पर आज ये पढ़े। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास को जानने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, उसमें एक आता है प्रागैतिक प्रागैतिक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसको नोट करो आप। इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और आप लोगों से पूछा जाए ऐतिहासिक काल जो आज की बात चल रही है। मैंने कल भी बताया था कि एक पहले मानव हुआ करता था जिसकी पूछ होया करती ही, जंगल जंगल पता चला है। उसमें अपने देखते थे कि जो मानव हुआ करता था वह कंदमूल खाया करता था, वह पत्थरों से आग जलाया करता था। तो उसी प्रकार हमारे से प्रश्न पूछा जाता है, आज वाला जो मानव है और प्राचीन जो मानव था उसके अंदर जो विकसित जो भावनाएं या विकसित जो अरे नव संचार अपने कह सकते हैं कि पुरातन से अपने जो आज नव युग में आए हैं उसके अंदर जो काल कर्म उत्पत्ति जो भी विकसित हुई है उसी को ही सभ्यता कहा जाता है। आदि मानव से आधुनिक मानव के मध्य काल कर्म उत्पत्ति के काल को सभ्यता कहा जाता है। ठीक है जिबड़ा। अब ये जो है प्रागैतिहासिक काल, यहां पर अपने को क्या याद करना है, लिखित जानकारी नहीं मिलती। पहला ही प्रश्न क्या बनता है इसका, लिखित जानकारी नहीं मिलती। जी, लिखित जानकारी नहीं मिलती है। लिखित घटनाएं तो है लेकिन वो पढ़ी नहीं गई। यहां पर जो आधे ऐतिहासिक काल है इसमें लिखित घटनाएं प्राप्त हुई है लेकिन वो पढ़ी नहीं गई। ठीक है, लिखित जानकारी उपलब्ध है लेकिन पढ़ी नहीं गई। लिखित जानकारी तो है लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं गई। और जो है ऐतिहासिक काल जो आज आप देख रहे हैं, लिखित घटनाएं जिनको हम पढ़ सकते हैं वो आज हमारे पास में है। ठीक है, लिखित घटनाएं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। ऐसे ही मानव उत्पत्ति के बारे में आपसे पूछ ले। ठीक है, तो पाषाण काल जो था उसके अंदर दो काल हुआ करते थे, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। आपसे कभी पूछा जाए पाषाण काल के तीन भाग, जी पाषाण काल के तीन भाग क्या क्या हो सकते हैं। पुरा पाषाण,
मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक है, अब मैं जो है ये जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से भी मिल गई, यही आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। अब मैं जिनको कहूं कि भाई आप इसको नोट करो,